तो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत करता हूं मैं आपको एक और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिवीजन टेस्ट की, और वो भी सॉल्यूशन लाए हैं आपके लिए, वो भी फुल। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा राजनीति विज्ञान। तो इसका फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, कुछ चैनल पर आपने देखा होगा कि फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रश्न फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यानी कि A to Z सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो। बस आपको एक काम करना है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपके सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की जो आपके आगे होने वाले हैं तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको सभी सॉल्यूशन जब प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप इधर उधर क्यों भटकें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है किस वर्ष बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1961 में, 1961, 1970 में, 1970, 1967 में, 1967 या 1962 में, 1962। तो जो इसका आंसर है कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 यानी कि 1961 में यह दीवार खड़ी की गई थी। तो पहले का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको कॉपी भी बताऊंगा किस प्रकार से जो आप है राजनीति की कॉपी लिखेंगे, जो कि एक क्या मेधावी स्टूडेंट ने लिखी है क्लास से 12th की। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को उसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्यूबा मिसाइल संकट या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंड का हो जाएगा, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया। पहला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है खुश्चेव, तीसरा है गोर्बाचेव या ब्रेजनेव। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा का। स्टालिन थे, उन्होंने क्या किया था, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया था। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो गया। चौथा देखते हैं, शॉक थेरेपी को किस वर्ष से अपनाया गया। पहला ऑप्शन है 1990, 1990, दूसरा है 1970 यानी कि 1970, तीसरा 1947 यानी कि 1987, और जो चौथा है 1988 यानी कि 1988। तो जो तीसरे का हमारा चौथे का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1919 यानी कि किसका आंसर राइट हो जाएगा। शॉक थेरेपी को 1919 में अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है हमारा सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 21 दिसंबर 1990, ठीक है, दूसरा है 25 दिसंबर 1990, तीसरा है 25 दिसंबर 1992 और चौथा है 25 दिसंबर 1993। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 यानी कि 25 दिसंबर 1991। तो इसका जो खा आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या है जो सही विकल्प सॉल्यूशन कर ली हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प था, प्रश्न क्रमांक 2 भी रिक्त स्थान रूप में है, लेकिन यहाँ का सही विकल्प ही के रूप में ही दिया गया है। सही विकल्प चुनिए। चलिए दूसरे का भी आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, बगैर किसी देर के। तो पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ईरान एंड इराक, ठीक है, और इराक व संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था ईरान व इराक के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है लगभग 3 लाख, लगभग 4 लाख। तो ये आंसर इसका होगा लगभग 4 लाख। सिलिकॉन वैली में लगभग 4 लाख क्या भारतीय काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, देर किस बात की वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी जितने भी सच्चे फ्रेंड्स हैं उन्हें सभी शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने आपको क्या जो है मेधावी स्टूडेंट की कॉपी तो बताई ही नहीं है। अगर आप वो देखेंगे तो आप उसी में से देख कर लिख लेंगे तो आपका फुल सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि हमारा 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी। ऑप्शन है अमेरिका या यूरोपीय संघ। तो अमेरिका थी जो कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
चौथा है भारत ने आसियान के किस सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन रहे हमारे पास सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। ठीक है। पाँचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 192 या 190 यानी कि 190 या 192। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 192। ठीक है 192। ठीक है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमारी क्या है, हमें बनानी है सही जोड़ियाँ। मैच द फॉलोइंग, हमें क्या सही जोड़ी बनानी है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या पूछी गई है हमसे। तो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। तो पहले का क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 यानी कि 1995 में। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ठीक है 1995। फिर वैश्विक तापमान से किस देश को खतरा हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो है मालदीव को। वैश्विक तापमान से मालदीव को खतरा हो सकता है। चौथा है सुरक्षा का बुनियादी मतलब क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सुरक्षा का बुनियादी मतलब हमसे पूछा गया है। तो चौथे का आंसर हो जाता है खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी है तभी हम सुरक्षा का अनुभव कर पाएंगे, आपको पता ही होगा। पाँचवा, 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना। 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना, तो है वियतनाम। ठीक है। तो इसके आंसर हो गए। अब क्या हमारे सही जोड़ी मिल चुकी है। अब आगे देखते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए। तो यह किए थे 1997 यानी कि 1997 में। ठीक है। दूसरा है हमारा धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कम हो रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में। तो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर है तो ऑक्सीजन, अगर जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, है तो आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरे का हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो यह किया गया था जून 1991 में। ठीक है 1991। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है हमारा कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो संस्थापक देश पूछते तो हम लोग बता भी सकते थे। तो यहाँ पर क्या कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। जिन भी स्टूडेंटों का आता है तो सभी स्टूडेंटों को आपको क्या है बता देना चाहिए। मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, जिससे सभी स्टूडेंटों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था 1961 में हुआ था, और यह हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। ठीक है। तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉपी। ठीक है। आपको किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। एक बार प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए। शीत युद्ध क्या था। ठीक है। शीत युद्ध क्या था, मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व कौन कर रहा है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव मस्तिष्क के होता है, या हथियारों से नहीं लड़ा जाकर प्रतियोगिता। चलिए मैं आपको कॉपी ही बता देता हूँ। ठीक है। तो एक बार आप पेपर को देख लीजिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा, पेपर बताने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन ही बता देता हूँ फुल आंसर का। ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट सॉल्व करा दिया। आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पहले का 1961, क्यूबन मिसाइल संकट स्टालिन 1919, 25 दिसंबर 1991। इसी प्रकार आपको लिखना है। दूसरे का हीरा कोरिना लगभग 4 लाख, अमेरिका इंडोनेशिया 192। फिर इसके बाद सही जोड़ी आपको इस प्रकार लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका रणक्षेत्र मानव मस्तिष्क पर होता है। यह हथियारों से नहीं लड़ा जाकर प्रतियोगिता, गणना और तथा दूसरे को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। शीत युद्ध में किसी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या रण क्षेत्र में न होकर बल्कि भयानक सर्वनाश, प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों के दुखद अंत की संभावना उत्पन्न हो जाती है, शीत युद्ध कहलाता है। तो शीत युद्ध की डेफिनेशन ये हमारी हो गई। ठीक है।
चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्रश्न क्रमांक जो कि हमारा 6 है, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर किस बात की है। आपके लिए फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको इस सॉल्यूशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें जिससे हम आगे भी आपको इसका सॉल्यूशन कराते रहें। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक जो हमारा 6 है। 6 का साम्यवाद के पतनोपरांत पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एवं सत्तावादी समाजवादी प्रणाली से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के पीढ़ीदार संक्रमण काल से गुजरे। रूस, मध्य एशियाई गणराज्य आदि अर्थात शॉक थेरेपी आघात पहुंचकर उपचार शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता है। तो यह क्या शॉक थेरेपी हमसे पूछा गया, तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता तो यहाँ पर दी गई है। प्रश्न क्रमांक 7 है। 7 हमारे प्रश्न पूछा गया था हमसे कि पहला था जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था, और इसके अथवा में था कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, लिखिए। तो ऑपरेशन इराकी, तो इसका क्या हमने 7 में का ऊपर वाला किया है। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था, विश्वव्यापी अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। इसका मकसद क्या था, अल-कायदा तथा अफगानिस्तान का तालिबान शासक था। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8 में हमसे पूछा गया था, 8 में पूछा गया था आसियान के सदस्य देशों के नाम लेके, अथवा में था यूरोपीय संघ के कौन से सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान के सदस्य देशों के नाम निम्न है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने 1967 में मिलकर दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो गया जो कि हमने दिया था ऊपर वाला, ठीक है, आसियान वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हैं। 9 पूछा गया था हमसे है कि दक्षिण में शामिल देशों के नाम देखिए, अथवा में था फरक्का संधि पर किन देशों ने अपने हस्ताक्षर किए और क्यों। तो जो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सम्मेलन संगठन को सार्क अथवा दक्षिण कहा जाता है। इसमें शामिल देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव इस संगठन के सदस्य देश हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 10 आता है हमारा। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया था पाकिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार के स्थायी न हो पाने के क्या कारण है। इसके अथवा में था बांग्लादेश ने 1975 में किस शासन प्रणाली को मान्यता दी। तो प्रश्न क्रमांक 10 का हमने ऊपर वाला किया है, पाकिस्तान वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेना का प्रभुत्व, पाकिस्तान में उसके निर्माण से ही सेना का प्रभुत्व रहा है। अभी तक जितने भी पाक शासक हुए हैं उन सभी ने लोकतंत्र के नाम पर सेना के माध्यम से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली है, यानी कि सेना के माध्यम से लिया है। दूसरा है लोकतंत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतंत्र के शासन स्थापित हो इसके लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार वही सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने हेतु बढ़ावा मिले। ठीक है, फिर धर्म में गुरुओं का अभिजन का प्रभाव। तो इसका क्या है, पाकिस्तानी सामाजिक व्यवस्था में भूस्वामी अभिजनों तथा धर्म गुरुओं का अत्यधिक प्रभुत्व है। प्रश्न क्रमांक 11 हम पर देख सकते हैं। प्रश्न 11 पूछा गया था सुरक्षा परिषद के कार्य के इसके अथवा में था सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नाम लिखिए जिनको वीटो प्राप्त है। तो प्रश्न 11 का उत्तर देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्यों को संक्षेप में अग्र प्रकार स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, यानी कि इंटरनेशनल पीस। ठीक है, दूसरा शांति भंग की परिस्थिति को टालना। सुरक्षा परिषद का कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना भी है। शांति भंग होने पर वह आपसी वार्ता, जांच तथा मध्यस्थता इत्यादि द्वारा करती है। ठीक है, इसके बाद है कार्य योजना बनाना। तो सुरक्षा परिषद जो भी काम करती है उसकी योजना बनाना उसी का काम है। इसके साथ ही वह योजनाओं का क्रियान्वित भी करती है। प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 12 में हमसे पूछा गया शक्ति संतुलन से क्या समझते हैं, लेकिन अथवामता गठबंधन से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 12 का जो आंसर है वो यहाँ पर बताया नहीं गया है।
तो दोस्तों अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 12 का भी आंसर आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फुल सॉल्यूशन का कहा था, फुल सॉल्यूशन ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 12 है शक्ति संतुलन। क्या है? शक्ति संतुलन का आशय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी देश को इतना अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देता जिससे कि वह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, ठीक है। इसके बाद का जब कोई अपनी शक्ति का विस्तार करने लगता है तथा अन्य राष्ट्र पर सैन्य शक्ति द्वारा अंकुश लगा देती है तो इस अंकुश को ही शक्ति संतुलन की उपमा दी जाती है। तो शक्ति संतुलन बनाने के उपाय, तो कोई देश अग्र उपायों द्वारा शक्ति संतुलन को बनाए रख सकता है। गठबंधन, ठीक है। और क्या है? सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, इस 3 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 13 में हमसे प्रश्न पूछा गया था कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है अथवा में था वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव निम्न है। आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि का विकास होता है और खुलेपन के कारण अधिकाधिक जनसंख्या खुशहाल होती है। आर्थिक वैश्वीकरण से व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद था जो वैश्विक स्तर पर व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक देश को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा जिससे संपूर्ण देशों तथा ब्रह्मांड को लाभ मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 हमसे पूछा गया था कि सुरक्षा केंद्रीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए अथवा में था परंपरागत सुरक्षा और गैर परंपरागत सुरक्षा में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हमने क्या है, परंपरागत सुरक्षा और गैर परंपरागत सुरक्षा में अंतर लिखा है। परंपरागत सुरक्षा में मुक्तः बाह्य खतरों से होता है, जबकि सुरक्षा जो गैर परंपरागत होती है इसमें क्या अपरंपरागत सुरक्षा में बाह्य खतरे के साथ अन्य खतरे से होता है। परंपरागत सुरक्षा में सैन्य खतरों किसी देश के लिए सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है और अपरंपरागत सुरक्षा में सैन्य खतरों को ही नहीं अपितु मानवीय अस्तित्व पर प्रहार करते हैं। तो इसके अलावा देख सकते हैं परंपरागत सुरक्षा में एक देश की सेना एवं नागरिक को दूसरे देश के सैन्य बलों से खतरा होता है और अपारंपरिक सुरक्षा में देश के नागरिकों से विदेशी सैन्य के साथ अपने स्वयं के देश की सरकारों से भी बचना जरूरी है। चौथा है जो परंपरागत सुरक्षा में खतरे का स्रोत कोई विदेशी देश होता है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी होता है। प्रश्न क्रमांक 15 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें अथवा में था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, तो पहला है युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अनुकरण करना तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों के निवारण एवं आक्रमण कृत्यों व शक्ति के अन्य अतिक्रमणों को दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना। तो दूसरा है समानाधिकार एवं आत्मनिर्भरता। तो राष्ट्रों के समान एक अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के आधार पर विश्व के देशों के बीच मैत्रीकरण संबंधों का विकास तथा शांति व सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य उपाय करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है विभिन्न समस्याओं का समाधान, ठीक है, और समन्वय की स्थापना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे पूछा गया था नेपाल के लोग अपने देश के लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए अथवा में श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है। श्रीलंका के प्रमुख रूप से सिंहली समुदाय की अधिकता है जो भारत के चाकार श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरोध हैं। सिंहली में रहने वाले तमिलों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया था कि यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण थे अथवा में था 1978 से पूर्व और बाद में चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखिए। तो 1978 से पूर्व चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों की किन्हीं दो भिन्नताओं को तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है खुले द्वार की नीति। तो 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय वहाँ की आर्थिक रूपरेखा सोवियत मॉडल पर आधारित थी। इसका जो विकास मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर शासकीय नियंत्रण में विशाल उद्योग स्थापित करने पर बल दिया।
दूसरा, कृषि तथा उद्योग का निजीकरण। चीन ने शॉक थेरेपी न अपनाकर स्वयं की अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। चीन ने कृषि का निजीकरण किया तथा उद्योगों को के व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि एवं उद्योग का विकास। चीनी अर्थव्यवस्था में कृषि के निजीकरण की वजह से कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय के उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में चीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बढ़ जाती है, जिससे आर्थिक नीतियों में भिन्नता आ जाती है। क्या आर्थिक नीतियों में भिन्नता आ जाती है। प्रश्न क्रमांक हमारे 19 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर, प्रश्न 19 था, उन बातों को जिक्र करें जिसमें साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका प्रमुख का स्वभाव बदला अथवा हम त्याग के वर्चस्व के संबंध में क्या सिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा कि भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक कारणों को लेकर अथवा में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 का यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको आप आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं आसानी से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी। अथवा में था, कूटनिरपेक्ष आंदोलन के विस्तार से समुदाय की सफलता के उल्लेख भी कीजिए। तो ये प्रश्न का लास्ट था प्रश्न हमारा। तो इस तरीके से आपका क्या फुल सॉल्यूशन हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के सॉल्यूशन देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।